हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हमारे पास एक प्रश्न है कि हम मार्क्सवाद को कैसे पढ़ें, यानी मार्क्सिज्म जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसको पढ़ने से पहले हमारे कौन कौन से टॉपिक क्लियर होने चाहिए, हमें कौन कौन से टॉपिक आपके आने चाहिए जिससे कि हम मार्क्सवाद को अच्छे से समझ सके। तो इसके लिए हमारे पास 2-3 टॉपिक है जो काफी आपके इम्पोर्टेंट है, जिनको समझना, जिससे कि हम मार्क्सवाद को और अच्छे से समझ सके और जो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम क्या करें, अच्छे से हल कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्क्सवाद को पढ़ने के लिए हमें क्या जानना आवश्यक है। लिबरलिज्म यानी उदारवाद को जानना आवश्यक है कि उदारवाद क्यों आया। उदारवाद का जब हम आर्थिक सेंस में उपयोग करते हैं तो वहां पे हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, उदारवाद क्या कहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि उदारवाद यानी लिबरलिज्म कब आया। 17th सेंचुरी में आया, आफ्टर रिनेसांस यानी पुनर्जागरण के बाद, जब बहुत सारे जो थिंकर आए, जैसे कि जॉन लॉक के विचारों से उदारवाद जो है काफी प्रभावित है। तो इस कारण से जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहते हैं। इससे पहले अगर जाओ तो पुनर्जागरण से पहले जाओ तो वहां पे पूरा धर्म तंत्र यानी पूरी थियोक्रेसी चलती थी। पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, आपकी आर्थिक व्यवस्था थी, सामाजिक जो व्यवस्था थी, वो किसके अकॉर्डिंग चलती थी, धर्म के अकॉर्डिंग चलती थी, राजशाही के अकॉर्डिंग चलती थी, राजा के अकॉर्डिंग चलती थी। राजा ने जो कहा व्यक्ति ने वही किया। तो यहाँ पे सब कुछ आपके किसके अकॉर्डिंग चलती थी, राजशाही, धर्म तंत्र, इनके अकॉर्डिंग चलती थी। व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कोई समानता की बात नहीं होती थी, और आपको तर्क करने की, प्रश्न पूछने की किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, कोई भी राइट आपके पास नहीं था। सारा कुछ स्टेट कंट्रोल हुआ करता था, पूरी तरह से राज्य का, चर्च, पोप, इनका कंट्रोल हुआ करता था। उसके बाद बहुत सारे जो थिंकर आए, इन्होंने व्यक्तियों को प्रेरित करना शुरू किया कि कहाँ गए आपके अधिकार, आप तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं राजा के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, आपकी तर्क करने की क्षमता बिल्कुल नष्ट हो गई है। तो धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति सोचने लगता है, हाँ यार, मेरी जो तर्क करने की क्षमता थी, जो प्रश्न पूछने की क्षमता थी, वो तो बहुत दूर आपकी चली गई, मैं तो भूल गया कि मैं कैसे तर्क करता था। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे थिंकर ने लोगों को प्रेरित करना शुरू किया कि आप राजशाही के विरुद्ध विद्रोह कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे लोग विद्रोह करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो उदारवाद का जन्म होता है। तो उदारवाद 17th सेंचुरी में आते हैं, जिसको आप व्यक्तिवाद भी कहते हैं, यानी इंडिविजुअल की बात करता है कौन, उदारवाद। तो व्यक्तिवाद के नाम से भी उदारवाद को जाना जाता है। ये बोलता है कि आपका समाज से भी और राज्य से भी पहले आपका क्या आएगा, व्यक्ति। तो यहाँ पे आप राज्य को पीछे किया गया, जहाँ पे आपका मध्यकाल में क्या था, राज्य सबसे बड़ा था, व्यक्ति उसके बाद आता था, व्यक्ति की कोई पूछ नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आप क्या हुआ, व्यक्ति को प्रायोरिटी दी जाने लगी, व्यक्ति को आपकी प्राथमिकता दी जाने लगी कि व्यक्ति आपका सर्वोच्च है, व्यक्ति के बाद आपकी सारी व्यवस्था, राज्य है, सब व्यक्ति के बाद आएगा। तो बहुत सारे जो थिंकर है व्यक्तिवाद पे अधिक, व्यक्ति पे अधिक फोकस करने के कारण इसकी आलोचना भी करते हैं, किसकी, उदारवाद की, व्यक्तिवाद की। बोला कि समाज कहाँ गया आपका, राज्य कहाँ गया, आपने तो समाज को पीछे छोड़ दिया। तो इस कारण से इसकी आलोचना भी की जाती है। और जब हम उदारवाद को आर्थिक व्यवस्था के रूप में प्रयोग करते हैं, आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं उदारवाद के अंतर्गत, तो हम किसकी बात करते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था की। तो उदारवाद को जब आर्थिक सेंस में प्रयोग किया जाता है तो वहां पे आती है पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वह व्यवस्था होती है जहाँ पे कि पूरे जो उत्पादन के साधन होते हैं, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो किसके पास होते हैं, किसी व्यक्ति के पास होते हैं, किसी संगठन के पास होते हैं, या तो व्यक्तियों के किसी समूह के पास होते हैं। यानी कुछ लोगों का उन पे अधिकार होता है, वो आपकी आम जनता के पास, राज्य के पास नहीं होती है, सरकार के पास नहीं होती, केवल कुछ व्यक्तियों के पास होती है। तो इन व्यक्तियों को आप क्या कहते हैं, पूंजीपति, और जिसको कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, आपका बुर्जुआ वर्ग के नाम से कार्ल मार्क्स ने इनको बोला। तो क्या हुआ, तो पूंजीवादी व्यवस्था आई, पूरा मार्केट जो है आपका, मार्केट किसके अकॉर्डिंग चलने लगा, डिमांड एंड सप्लाई, यानी मांग और पूर्ति के अनुरूप आपका चलने लगा। लेसेसियर, एडम स्मिथ का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लेसेसियर यानी मुक्त बाजार व्यवस्था यहाँ पे चलने लगी। आप अपनी योग्यता के अनुसार कुछ भी कमा सकते थे, कितना भी आप कमा सकते थे, और कुछ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी आप बना सकते थे, कितनी भी आप संपत्ति बना सकते थे, किसमें, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, उदारवादी जो व्यवस्था थी वहां पे। पहले आपको इसकी आज्ञा नहीं थी, पहले संपत्ति उसी के पास होती थी जिसके पास आपका जन्मजात है, जो कि वहां पे पैदा हुआ है,
सामंत के घर में आपका पैदा हुआ है, राजा का बेटा है, उसी के पास आपकी संपत्ति बनाने का अधिकार था। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, आपकी योग्यता का सम्मान करना। आपके पास जितनी ज्यादा योग्यता है, आप उतनी अधिक क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हैं, उतनी अधिक आप संपत्ति बना सकते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति बहुत ज्यादा संपत्ति बनाने लगा, तो निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपका आने लगा। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटेन में होता है आपका औद्योगिकरण। तो आपने पढ़ा होगा औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो वहां पे क्या होता है, जब औद्योगिकरण होता है आपका, तो बहुत सारे क्या होती है, मजदूरों की जरूरत पड़ती है। किसमें, फैक्ट्री में, उद्योगों में। तो ये पूंजीपति जो होते हैं, इनके पास तो सारे उत्पादन के साधन थे। ये मजदूरों को बोलते हैं, उनको बहला फुसला के बोलते हैं कि क्या आप हमारी इंडस्ट्री में काम करोगे, हम आपको क्या करेंगे, अच्छा पैसा देंगे, हम आपका जो है अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने पहले पहले अच्छा पैसा देना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इनका शोषण करना शुरू किया। इनसे इन्होंने क्या किया, 18-18 घंटे आपका काम कराना शुरू किया, और मजदूरों को कोई होश भी नहीं होता था। वो दिन भर काम करने में मतलब अपनी लाइफ को भूल जाते थे इस तरह से। तो इतना ज्यादा काम करवाया उन्होंने, इन पे बहुत सारे अत्याचार होने लगे, बहुत सारा शोषण होने लगा। अब इनको इनका पैसा भी समय पे आपका नहीं मिलने लगा, क्योंकि जो उत्पादन के साधन थे पूरे पूंजीपति के पास थे, और मजदूर वर्ग जो था, जिसको कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं, तो वो आपका इनकी फैक्ट्रियों में काम करता था। इनका बहुत शोषण होने लगा। तो अब क्या होता है, अब आता है सोशलिज्म। अब आती है एक समाजवादी व्यवस्था। वो बोलती है कि जहाँ पे समाजवादी व्यवस्था वो है जो जिसमें कि राज्य का कंट्रोल होता है, सरकार का कंट्रोल होता है, किस पे, उत्पादन के साधनों पे। अब समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित जो थिंकर थे आपके पहले में जितने आए, उन्होंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, पार्टी बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, राजनीतिक दल बनाएंगे, और लोकतांत्रिक रूप से यानी चुनाव करके आपके सरकार चुन के हम सरकार बनाएंगे। धीरे धीरे चुनाव करके क्या करेंगे, पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको खत्म करेंगे, यानी पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करेंगे। किसमें, लोकतांत्रिक रूप से, स्टेप बाय स्टेप। फिर जो ये थिंकर है अर्ली सोशलिस्ट, इन थिंकर को कहा जाता है, ये ऐसा बोलते हैं। इसके बाद कौन आते हैं आपके, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने सिंपल सा, और इनके जो दोस्त थे, इन्होंने विचार दिया कि आप स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं, और ये बिल्कुल नहीं हो सकता है आपका, आप तो बहुत कल्पनावादी हो, यूटोपियन कह के उनकी आलोचना की गई कार्ल मार्क्स के द्वारा। किनकी, अर्ली सोशलिज्म की, यानी जो अर्ली आपके समाजवादी थे, समाजवादी व्यवस्था में जितने भी जो थिंकर थे उनके आइडिया। तो कार्ल मार्क्स देते हैं अपना साइंटिफिक आइडिया। ये बोलते हैं कि आपको लोकतांत्रिक रूप से कभी चेंज आपका नहीं हो पाएगा, चुनाव करके आप कभी पूंजीपति को नहीं मार सकते, कभी आप पूंजीवादी व्यवस्था जो है उस पर कब्जा नहीं कर सकते, कभी आप अपने जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वापस नहीं ला सकते हैं, उनको मजदूरों का शोषण नहीं रुकवा सकते हैं उनसे, पूंजीपति से। अब ये बोलते हैं कि हमें क्या करनी है, क्रांति करनी है। तो मार्क्सिज्म जो आइडिया है वही वो सोशलिज्म का ही अगला वर्जन है। ये जहां सोशलिज्म बोलता है लोकतांत्रिक रूप से हमें क्या करनी चाहिए, क्रांति करनी चाहिए, ये बोलता है लोकतांत्रिक रूप से हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करनी चाहिए, आपका व्यवस्था को चेंज करना चाहिए। ये कौन बोलता है, सोशलिज्म यानी समाजवाद। मार्क्सिज्म क्या बोलता है, क्रांतिकारी रूप से हमें हथियार उठाने हैं और क्रांति करनी है, चाहे वो रक्त रंजित क्रांति ही क्यों ना हो। पूंजीपति वर्ग को मार गिराना है, और पूरे दुनिया के जो मजदूर हैं उनको इकट्ठा होना है, और जितने भी पूंजीपति है आपके वर्ल्ड में उन सबको खत्म करना है, और जो व्यवस्था है, जो उत्पादन के साधन है, उनको सारे मजदूर वर्ग के हाथों में देना है। तो यही आपका क्या है, मार्क्सिज्म है, जो कि क्रांति की बात करता है, रेवोल्यूशन की बात करता है, और रक्त रंजित क्रांति की बात करता है, जिसमें कि रक्तपात हो और पूंजीपति को मार गिराया जाए, और उत्पादन के साधन किसके पास आ जाए, आपके मजदूर वर्ग के पास आ जाए। जो बोलता है कि कुछ समय के लिए आपका राज्य रहेगा, उसके बाद बिना स्टेट लेड सोसाइटी, वर्ग विहीन समाज की बात करता है। फिर बोलता है कि राज्य खत्म हो जाएगा, आपका पूरा मजदूर वर्ग का आपका जो राज्य है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। इस तरह के सर्वहारा वर्ग का राज्य का जो विचार था कार्ल मार्क्स का। अब जानते हैं कि मार्क्सवाद क्यों आया। ये हमने समझ लिया कि मार्क्सवाद क्या है, कि एक परंपरा जो कि 19वीं सदी में आपकी आती है, पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा निर्मित दमनकारी परिस्थितियों के प्रतिक्रिया के स्वरूप से। तो पूंजीपति जो है बहुत दमन कर रहा था, किसका, मजदूरों का। तो इस कारण से आपकी क्या आती है, मार्क्सवाद आता है, जो कि क्रांति करने की बात करता है। जैसे कार्ल मार्क्स का आपने एक कोटेशन भी पढ़ा होगा कि पूरी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास
कुछ भी नहीं है खोने के लिए सिवाय इन बेड़ियों के। तो ये मजदूरों में उनको काफी इंकरेज करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं आपकी क्रांति करने के बाद कि अपने उत्पादन के साधन अपने पास आपको लाना ही होंगे, और जो पूंजीपति है उसको मार गिराना होगा, जिससे कि आपका जो शोषण है वो आपका कम हो सके, आप व्यवस्था को पूरे अपने हाथों में ले सके, और यहाँ पे हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग संसाधन आपके दिए जाए, सर्वहारा वर्ग का जो राज्य होगा उसमें। ओके, आप कुछ अन्य बात करते। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके पूछी जाते। इसी बुक में उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है कुछ एलिमेंट है आपके किसके, मार्क्सिज्म के। तो यहाँ पे जो हीगल का आपने आइडिया पढ़ा होगा, हीगल किसको महत्व देते थे, आपके विचार को काफी महत्व देते थे, लेकिन जो कार्ल मार्क्स इनके आइडिया को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि विचार नहीं, आपका मैटर इंपॉर्टेंट है, विचार का कोई महत्व नहीं है, लेकिन पदार्थ आपका इंपॉर्टेंट है। ये कौन बोलता है, कार्ल मार्क्स। इसके बाद है तो मीनिंग क्या है मार्क्सिज्म की, तो ये किसकी बात करता है, मेटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज की आपकी भौतिकवादी व्याख्या करता है। उत्पादन के जो जितने भी हमारे पास संसाधन है उनके आधार पे क्या करता है, उसकी मतलब परिभाषा देता है। ओके, अब देखते हैं इसके कोर प्रिंसिपल क्या है। मार्क्सिज्म किस बात की जाती है आपकी, तो वर्ग संघर्ष किसके मध्य चलता है, बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग के आपस में क्या चलता है, वर्ग संघर्ष चलता है बहुत सारी चीजों को लेके। द्वंदात्मक भौतिकवाद यानी डायलैक्टिक मटेरियलिज्म की बात करता है, मैटर की बात करता है, आपके विचार की बात नहीं करता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करता है, आपने पढ़ा होगा पहले मार्क्स आदिम युग की बात करते हैं, उसके बाद सामंत युग, किस प्रकार से 4-5 युगों के बारे में बताते हैं। इसके बाद बेस और सुपर स्ट्रक्चर का आइडिया काफी इंपॉर्टेंट कि आपका आधार ही आपके सुपर स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जैसे कि जिसके पास संसाधन होंगे व्यवस्था भी आपकी वैसी ही चलेगी, जैसे जिसके पास सारे संसाधन होंगे वही अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था चलाएगा। तो बेस और सुपर स्ट्रक्चर का आइडिया यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राज्य नियंत्रित बाजार की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि आपका किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल नहीं होना चाहिए उत्पादन के साधनों पे, पूरे समाज का आपका कंट्रोल होना चाहिए। और सामाजिक स्वामित्व इसमें लास्ट में आता है। कुछ और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आपको ये देखना इम्पोर्टेंट है कि मार्क्सिज्म के कोर प्रिंसिपल क्या है। क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष की बात करता है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करता है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करता है, आपका स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी की बात करता है, सोशल ऑनरशिप की बात करता है, और डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करता है। तो ये आपके कोर प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चार प्रिंसिपल दे दिए आपको, मैं इनको बोला कि इसमें से कौन से मार्क्स ने दिए हैं, कार्ल मार्क्स ने बोला है इसके बारे में, और एक दिया आपको 20 में से उदारवाद डाल दिया। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा बात करते हैं आपके, जिसमें हीगल्स भी बात करते हैं इन दोनों के आइडिया में। तो ये बोलते हैं पहले कि जो मैटर है काफी इंपॉर्टेंट है, आपका आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है। हीगल का जो विचार था, जिन्होंने बोला कि आपका क्या है, हीगल बोलते हैं आपके विचार इंपॉर्टेंट है। इन्होंने थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस पे हीगल ने जो जोर दिया था, लेकिन जो मार्क्स है वो बोलते हैं कि आपका पदार्थ इंपॉर्टेंट है, आपका आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हीगल के ये विचार आपने पढ़े होंगे। फिर बोलता है क्लास स्ट्रगल। यहाँ पे दो सोसाइटी दो भागों में आपके डिवाइड है, किसके आधार पे, जो उत्पादन के साधन है। एक के पास जो बुर्जुआ वर्ग है, जो ऑनर है, जिसके पास सारे उत्पादन के साधन है। दूसरा जो है वर्कर, जो कि उत्पादन के साधन छीनने के लिए हमेशा लड़ता रहता है। तो यहाँ पे स्ट्रगल चलता रहे, दोनों के बीच वर्ग संघर्ष यानी लड़ाई चलती रहती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आइडिया आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे मार्क्स बात करते हैं कि पहले आपका आदिम साम्यवाद आया, फिर इसके बाद स्लेवरी, दास युग आया, जहाँ पे स्लेव को मतलब जो दास होते थे उनको खरीदा बेचा जाता था इस तरह से। तो दास जो है पूंजीपति की संपत्ति होते थे, इस तरह से आपने पढ़ा होगा बहुत पहले। फिर आता है सामंतवाद, आपने पढ़ा होगा बड़ी बड़ी जमीनों के जो मालिक होते थे वो भी सेम आपका शोषण करते थे, शर्फ यहाँ पे होते थे। फिर आता है कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी व्यवस्था आती है। फिर आता है सोशलिज्म, जो कि कुछ समय के लिए आती है। फिर बात करते हैं आपके साम्यवाद की। तो सोशलिज्म जो है बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आपका एग्जिस्टेंस रहता है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, सर्वहारा वर्ग का जो राज्य है वो आ जाता है। अब बोलते हैं इनका बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। बेस क्या है आपका, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आपके पास जितनी मात्रा में, जैसे आपकी इकोनॉमी है, जैसा आपका, अगर आपका बेस मजबूत है
तो वैसे ही जो है व्यवस्था भी आपके अकॉर्डिंग चलेगी। अगर सारे संसाधन आपके पूंजीपति वर्ग के पास है, सब कुछ आपका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कौन कंट्रोल करता है? पूंजीपति कंट्रोल करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी सामाजिक व्यवस्था चलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी आर्थिक व्यवस्था चलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी पॉलिटिक्स चलेगी। तो पूंजीपति का काफी दबदबा रहता है क्योंकि सब कुछ उनके हिसाब से चलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं बेस क्या है और सुपर स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बेस हो गया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसके अकॉर्डिंग आपके कानून बनेगा, इसके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स चलेगी, इनके अकॉर्डिंग कल्चर चलेगा, इनके अकॉर्डिंग क्या चलेगी? आइडियोलॉजी। सिंपल सा उदाहरण से समझ लेते हैं। इंडिया में क्या होता है, जो बड़े बड़े पूंजीपति है, जैसे कि जिनके पास बहुत सारे संसाधन है, उत्पादन के संसाधन है, जिनके बहुत सारे कंपनियां हैं, तो क्या होता है, उनके पास सारे संसाधन है। जैसे कि मुकेश अंबानी, इन सबको ले सकते हैं आप। ये क्या है? पूंजीपति। और इनके सरकार कभी भी कोई कानून इनके मतलब अगेंस्ट नहीं बनाएगी, क्योंकि सरकार को पता है कि सारी व्यवस्था जो है इनके अकॉर्डिंग चलती है। इनका काफी हर क्षेत्र में इनकी कंपनियां काम करती है और ये लोगों पे काफी प्रभाव डालते हैं। तो इस कारण से हम इसको इस तरह से भी आपका समझ सकते हैं, जिसके पास संसाधन उसी के अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था आपकी चलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। बेस और सुपर स्ट्रक्चर हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा बात कर तो फिर ये भी पूछा जाता है कार्ल मार्क्स और हीगल के जो आइडिया है उसमें क्या डिफरेंस है। तो हीगल बात करते हैं किसकी? आइडिया की। मार्क्स बात करते हैं किसकी? पदार्थ की। इसके अलावा हीगल बोलते हैं आइडिया इज रियल, जैसे कि प्लेटो भी बोलते थे आइडिया इज रियल, विचार ही आपका सब कुछ है, विचार स्थायी है, कभी नहीं मर सकता है। तो वैसे ही हीगल जो है प्लेटो से ही प्रभावित है। हीगल की जो पद्धति है आपके डायलेक्टिज्म वाली, वो भी उन्होंने प्लेटो से ही ली। प्लेटो ने सुकरात से ली थी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मार्क्स बात करते हैं किसकी? मैटर की। आइडिया हीगल के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन मार्क्स हमेशा इकोनॉमी की बात करते हैं और ये आइडियलिस्टिक डायलेक्टिकल की बात करते हैं, ये मैटर की बात करते हैं। ये बोलते हैं, हीगल का एक स्टेटमेंट काफी बार पूछा जाता है कि राज्य ही भगवान है, राज्य ही सब कुछ है, राज्य ही सुप्रीम, स्टेट इज सुप्रीम। ये बोलते हैं राज्य केवल इंस्ट्रूमेंट है, वो किसका? क्लास डोमिनेशन का। ये एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट स्पिरिट, यानी ये एब्सोल्यूट स्पिरिट की बात करते थे हीगल। और मार्क्स बात करते हैं ओपियम ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट की, जो जनता की बात करते हैं। एंड चेंज थ्रू आइडिया, ये बोलते हैं हम चेंज लाएंगे आइडिया के अकॉर्डिंग। ये बोलते हैं नहीं, आप क्लास स्ट्रगल चलेगा, जब पूंजीपति वर्ग खत्म होगा तभी आपके क्या होंगे, जो व्यवस्था है वो आपके मजदूर वर्ग के हाथों में आ सके। तो दोनों के आइडिया काफी पूछे जाते हैं। इन दोनों में ये आपका मेन डिफरेंस है हीगल और मार्क्स के आइडिया में। दोनों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट लिए। अब आपको क्या जानना जरूरी है? मार्क्सवाद, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैंने केवल वही टॉपिक लिए हैं इम्पोर्टेंट। इसके अलावा आपको जानना जरूरी है कि मार्क्सिज्म कितने प्रकार का होता है। आपने पढ़ा होगा शास्त्रीय मार्क्सवाद, उसमें कौन कौन से आते हैं आपके? मार्क्सवाद के बहुत सारे प्रकार हैं आपके। शास्त्रीय मार्क्सवाद जो पहले आया वो किसने दिया? आपका एंजल्स और मार्क्स ने दिया, जिसको परंपरागत मार्क्सवाद भी कहते हैं आप। दूसरा है ऑर्थोडॉक्स, जिसमें बहुत सारे आपके थिंकर आते हैं। जैसे आपने सुना होगा मार्क्सवाद दो उसमें डिवाइडेड है, एक होता है ओल्ड मार्क्स, फिर जो होता है यंग मार्क्स। ओल्ड मार्क्स, उनके आइडिया मानव पे काफी बेस्ड थे, मानवता की बात करते थे, लेकिन बाद में उनके आइडिया चेंज हो गए, इकोनॉमी पे बेस्ड हो गए। तो ओल्ड मार्क्स और यंग मार्क्स में डिफरेंस किसने किया? तो वो किया था, काफी एक थिंकर हुआ करते थे, उनका नाम है आपका लुईस, नाम से उनका नाम है। तो यहाँ पे उनका नाम नहीं दिया है, तो ये प्रश्न भी आपका पूछा जाता है। उसके अलावा आपका वेस्टर्न मार्क्सिज्म, जहां से ग्रामसी बिलोंग करते हैं, जहां पे मार्क्स बात करते थे जिसके पास आपका कल्चर को उन्होंने कोई मतलब महत्व नहीं दिया था। तो जब ग्रामसी आते हैं वो कल्चर को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रामसी है इनका थॉट काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म की बात करते हैं, लुईस एल्थुसर, इन्होंने ही बात की थी ओल्ड मार्क्स और यंग मार्क्स के बीच डिफरेंस की, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर नियो मार्क्सिज्म जो कि बाद में आता है काफी, तो ये मार्क्सिज्म के टाइप है, इनके अलावा इनके थिंकर, इनके क्या आइडिया है, ये भी आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। मार्क्सिज्म या आप कार्ल मार्क्स जो भी पढ़ रहे हैं इसमें, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपका कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं।
फिर आपको पता होगा कि ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक लिखी, एंजल्स ने मिलके कौन सी बुक लिखी, तो ये इनके काफी इंपॉर्टेंट है। तो मार्क्स और एंजल्स की जो इम्पोर्टेंट बुक है ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे ये पूछी गई आपकी जर्मन आइडियोलॉजी पूछी गई, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी यानी गरीबी का दर्शन करके, यानी दर्शन की दरिद्रता करके आपका पूछा गया था प्रश्न। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। और आपकी ये वाली बुक भी आपकी पूछी गई थी एक एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेनिन की बुक, ये भी मार्क्सिज्म से बिलोंग करते हैं। कार्ल मार्क्स के आइडिया के आधार पे मतलब इनके आइडिया के आधार पे सबसे पहले क्रांति किसने की, तो वो की थी लेनिन ने। कहाँ पे, सोवियत रसिया में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों दिग्गज। इसके अलावा आपको क्या पता, ये हो गई आपकी कार्ल मार्क्स की बुक। इन्होंने कौन कौन सी बुक मार्क्स और एंजल्स ने साथ में लिखी है, तो 4 बुक के अराउंड उन दोनों ने आपकी साथ में लिखी है। लेनिन भी इसी से बिलोंग करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और देख ले, तो ये टाइप्स ऑफ मार्क्सिज्म काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे मैंने एक बुक थी काफी कक्षा 11 की, वहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ था, तो वहां से मैंने एक चार्ट बनाया। इसके अलावा इनकी और इम्पोर्टेंट बुक ऑन द जीस क्वेश्चन, ऑन फिलोसॉफिकल एंड आपका ऑन इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। थीसिस ऑफ फेयरबाख से काफी प्रभावित थे मार्क्स। उनके जो आइडिया है आप में उन्होंने बहुत सारे आइडिया वहां से लिए। जर्मन आइडियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गई, दास कैपिटल के आपके 3 वर्जन है। एक तो मार्क्स जब जिंदा थे तब प्रकाशित हो गई थी दास कैपिटल की, 2 बाद में हुई, 1967 में आपकी आई थी। ये आई थी आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, नहीं 1867 में, ये 1848 में आई थी। तो 1848 में जब ये बुक आई थी, इसी बुक में इन्होंने बोला था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर आता है 18 बर्बरीज ऑफ लुइस बोनापार्ट, ये लुइस बोनापार्ट के बारे में बुक लिखते हैं। इसके अलावा क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी इसकी बात करते हैं। फिर दास कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट, एक गोथा प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट बुक भी है इनकी। इसके अलावा इन्होंने किस किस बुक में कौन कौन से आइडिया दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बुक इनकी यही है, ये मैंने क्रोनोलॉजी वाइज दिया है यहाँ पे। तो हीगल से इनकी शुरू होती है, जहाँ पे ये क्रिटिसाइज करते हैं हीगल का जो आइडिया है उनको। उसके बाद आपका इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट आती है। उसके बाद पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये 1847 में लिखी, पीजे प्रधान के उसमें लिखी थी उन्होंने पहले एक बुक लिखी थी पीजे प्रधान ने। क्या नाम था बुक का, फिलोसफी ऑफ द पॉवर्टी। तो वहां पे उन्होंने दर्शन की दरिद्रता लिखी थी, इन्होंने उसको उल्टा किया कि दर्शन की मतलब दरिद्रता का दर्शन करके इन्होंने ये बुक लिखी। फिर आता है क्लास स्ट्रगल ऑफ फ्रांस में जो क्लास स्ट्रगल चल रहा था, वहाँ पे जो बहुत सारे फ्रांस में जो सोसाइटी थी आपकी 3 भागों में डिवाइड थी। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लोगों ने राजतंत्र के विरुद्ध, राज व्यवस्था वहाँ पे जो चल रही थी उसके विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया, काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए एंड अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सारी मार्क्स की इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना। इसके अलावा कुछ मार्क्स की बुक पूछी जाती है, कुछ लेनिन की बुक पूछी जाती है, और कुछ आपकी एंजल्स की बुक आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि मार्क्स और एंजल्स ने लिखी थी जर्मन आइडियोलॉजी हो गया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गई, थीसिस ऑफ फेयरबाख ये मार्क्स ने लिखी थी, जहाँ पे ओल्ड मटेरियलिज्म की बात करते हैं। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि हर बार एग्जाम में पूछी गई है, मैंने ये वहीं से आपके ली है। तो इन्होंने हमेशा आइडिया को आपका क्रिटिसाइज किया है, हीगल का किसको महत्व दिया है, आपका विचार को महत्व दिया है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है मार्क्स का आपका, जहाँ पे वो बात करते हैं स्टेजेस की। पहले उन्होंने बोला कि आदिम जो साम्यवाद था वहां पे नो क्लास और नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई वर्ग संघर्ष नहीं होता था, किसमें, आदिम साम्यवाद का जो युग था वहां पे, तो सब कुछ समान था। अभी अभी मानव ने इस धरती पे जन्म लिया था, मानव पूरी तरह प्रकृति की अवस्था में रहता था, यहाँ पे ऐसे बात करते जो आदिम साम्यवाद। उसके बाद क्या हुआ, दास प्रथा आई। दास प्रथा क्या हुआ, स्लेव और उसके स्लेव के भी, स्लेव क्या हुआ, यहाँ पे ऑनर हुआ, जो आपका जो दासों की आपका खरीद वो करता था, तो स्लेवरी आई, यहाँ पे दासों का खरीद बिक्री होने लगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि भारत में भी बहुत सारे जो श्रमिक थे उनको कहाँ भेजा जाता था, अफ्रीका हो गए, मॉरिशस हो गए, गिरमिटिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे जो दास होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वो जो राजा जो भी उनका मालिक होता था उनकी प्रॉपर्टी तक माना जाता था उसको। दास स्लेवरी जो सिस्टम था काफी गंदा था आपका,
साउथ अफ्रीका में चला, दक्षिण अमेरिका में, ये बहुत लंबे समय तक वहां पे चला था, तो काफी इम्पोर्टेंट है गिरमिटिया को लेके। फिर है फ्यूडलिज्म, जहाँ पे लैंडलॉर्ड जो कि सामंत होते थे, बड़े बड़े भू सामंतों के जो मालिक होते थे। फिर यहाँ पे आया सर्फ, सर्फ के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। फिर है कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म जिसको कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, बुर्जुआ वर्ग। और यहाँ पे जो सर्वहारा वर्ग है उसका बहुत सारा शोषण किया जाने लगा यहाँ पे। फिर आता है सोशलिज्म, जो कि स्टेट मैनेजर है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ समय के लिए रहेगा। फिर कार्ल मार्क्स बोलते हैं कम्युनिज्म में फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था आपका आदिम साम्यवाद में, क्या था, नो क्लास की नो कॉन्फ्लिक्ट था, वैसे ही युग लाने की बात करते हैं कौन, कार्ल मार्क्स। इनका एक यूटोपियन आइडिया था, कभी भी आपका रियल में ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो सोसाइटी है आपकी पहले से आपकी डिवाइड है, गरीब अमीर गरीब के बीच, यहाँ पे बहुत सारी खाई है असमानता को लेके। तो इनका ये आइडिया था कि 5 स्टेज की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इस स्टेज से भी आपके हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये किसकी बात करते हैं, फाइनल स्टेज की कम्युनिज्म आपका आना चाहिए। फिर इसकी किसकी बात करते हैं, आपके जो 5 स्टेट है सोशलिज्म वाली, वो क्या है आपकी टेम्पररी है। और फाइनल स्टेट क्या होगी आपकी, जहाँ पे क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी होगी, यानी राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज, सबको सबकी जो क्षमता है आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग क्या किए जाएंगे, आपके संसाधन वितरित किए जाएंगे। तो ये कार्ल मार्क्स के कुछ स्टेज काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। इनमें जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेरे को लगे मैंने वहीं से ये लिया है आपका। ये टाइप्स ऑफ मार्क्सिज्म हम देख चुके हैं कि शास्त्रीय मार्क्सवाद हो गया, रूढ़िवादी मार्क्सवाद हो गया, पश्चिमी मार्क्सवाद हो गया, स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक मार्क्सवाद हो गया, न्यू मार्क्सिज्म बहुत बाद में आया जो आजकल आपका चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट आइडिया है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मार्क्सवाद को कैसे पढ़ना चाहिए। तो मार्क्सवाद को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, उदारवाद आना चाहिए, उदारवाद के बाद समाजवाद आना चाहिए, समाजवाद के बाद आपको कि मार्क्सवाद कैसे आया, कार्ल मार्क्स ने केवल एक विचार दिया, उस विचार को बहुत सारे लोगों ने बाद में क्या किया, सपोर्ट किया, उस विचार को आधार मान के आप लोगों ने अपने अपने विचार दिए, वो आप वे ऑफ लाइफ बन जाता है, वे ऑफ सोसाइटी बन जाता है और वे ऑफ पॉलिटिक्स, उसके आधार पे आपकी राजनीति होने लगती है, फिर वो आपका मार्क्सवाद बन जाता है जो कि क्रांति की बात करता है। तो मार्क्सवाद जहाँ पे भी रक्त रंजित क्रांति की बात की जाती है तो वहां पे आपका मार्क्सवाद आता है, जो कि सोशलिज्म का ही एक अगला वर्जन है, यानी सोशलिज्म का क्रांतिकारी वर्जन कहा गया है किसको, मार्क्सवाद को। तो कार्ल मार्क्स ने कभी नहीं बोला कि मेरा आइडिया क्या है, मार्क्सिज्म है। तो इन्होंने तो सिंपल सा एक विचार दिया था, कैसे वो आपका इतना अग्रेसिव हो गया, आपका आगे जाके लेनिन क्रांति करते हैं, आपने देखा होगा माओ क्रांति करते हैं कहाँ पे, चाइना में, और उस मार्क्सवाद को एशियाटिक फॉर्म में आपका डेवलप करते हैं। तो ये थे मार्क्सवाद को कैसे पढ़े। तो 1 बाय 1 हम इन एक एक करके इन आइडिया को भी पढ़ेंगे, इनके डिटेल्स में कौन क्या कहता है, कौन कैसे कहता है। तो आज का वीडियो सिंपल सा था कि मार्क्सवाद को कैसे पढ़े, इनमें से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहले आप कार्ल मार्क्स को पढ़े, उसके बाद उनके आइडिया यानी मार्क्सवाद को पढ़े। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।